आज अपन स्टार्ट करेंगे कि एसी कर्व और एमसी कर्व के बीच में क्या रिलेशन होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एसी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी अपन ने पढ़ चुका है और इन दोनों का मतलब भी अपन ने जान चुका है। एसी को अगर अपन देखें तो ऐसे लिख सकते हैं टीसी डिवाइड बाय क्यू, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या फिर अपन टोटल कॉस्ट को इस प्रकार से लिख सकते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि अगर अपने को एसी निकालना है तो एसी अगर हम देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एसी इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कैसे दिखा सकते हैं अपन, टीएफसी प्लस टीवीसी, और उसको डिवाइड बाय क्यू करोगे तो एएफसी प्लस एवीसी आ जाएगा। खैर ये सारी चीजें अपन ने कल लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुकी है। दूसरी बात है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी अपन ने देख लिया है, एमसी एन इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, या फिर यूनिट गैप एक से ज्यादा हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन टीसी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। दोनों का अगर कर्व अपन कंपेयर करें, ये कर्व मैं लास्ट टाइम वाला ही लेके चल रहा हूं जो अपन ने लास्ट वीडियो में सीखा था, वही वाला कर्व है, वही वाले फिगर्स के साथ इसको बनाया गया है, तो मैं बस दोनों को एक साथ देख रहा हूं। तो यदि आप देखोगे दोनों ही कर्व को, तो एसी कर्व जो आप ये देख रहे हैं ये भी यू शेप का है और एमसी कर्व भी यू शेप का ही है, दोनों के शेप के हैं, यू शेप के है। ठीक है, पहली चीज तो इन दोनों में ये बात है। अब ये दोनों क्यों यू शेप के होते हैं, तो यू शेप इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण दोनों यू शेप के होते हैं। यानी ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इनिशियली एमसी हो या एसी हो दोनों ही फॉल होता है, एमसी भी गिर रहा है और एसी भी गिर रहा है इनिशियली एट द स्टार्टिंग। लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एमसी ज्यादा गिर रहा है, एमसी जो है एसी के मुकाबले ज्यादा गिर रहा है। तो एमसी एसी दोनों फॉल हो रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन एमसी जो है वो ज्यादा गिर रहा है, यानी एसी बड़ा है और एमसी क्या है, छोटा है। एमसी ज्यादा गिरा हुआ है, ये देखो ना आप, ये एमसी है तो ये एसी है, तो एसी ऊपर ही है, एमसी नीचे है, नीचे यानी कि एमसी ज्यादा फॉल हुआ है। ठीक है सर, इस पॉइंट में तो ये दोनों टकरा रहे हैं, तो क्या इस पॉइंट में ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो आंसर इज यस, MC इक्वल टू AC है। सर लेकिन ये पॉइंट है कौन सा, गौर से देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये AC आ रहा है, ये AC का लोएस्ट पॉइंट है और फिर AC ऊपर हो रहा है। तो AC जब मिनिमम होता है, AC जब मिनिमम होता है तब AC इक्वल टू MC होता है, और मैं ऐसा कह सकता हूं कि MC AC को मिनिमम से काटते हुए ऊपर जाता है, काटते हुए ऊपर जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि MC AC को कब काटता है, तो ऐसा बोल देना कि MC AC को तब काटता है जब AC अपने मिनिमम पॉइंट से गुजर रहा होता है। अब सर काटने के बाद क्या हुआ, यहां तो काट दिया है, अब काटने के बाद क्या हुआ है, तो देखो काटने के बाद क्या हुआ है, काटने के बाद MC बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है जबकि AC धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि काटने के बाद फिर ऐसी स्टेज आएगी कि MC एंड AC दोनों इंक्रीज हो रहा है, लेकिन MC जो है वो ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है AC के मुकाबले। तो ऐसा कह सकते हैं MC इज मोर देन AC। और स्टार्टिंग में 3 स्टेज अपन ने क्या देखी, स्टार्टिंग में MC और AC दोनों गिर रहा है, लेकिन AC बड़ा है MC छोटा है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि MC ज्यादा गिर गया है AC कम गिरा है, AC इज मोर देन MC। फिर ऐसा स्टेज आएगा जब AC मिनिमम पॉइंट में होगा तो MC इक्वल टू AC होगा, डेट इज MC जो है AC को नीचे से काटते हुए चला गया है, नीचे से काटते हुए चला गया है। और काटने के बाद क्या हुआ, काटने के बाद MC और AC दोनों इंक्रीज हो रहा है, ये दिया हुआ है दोनों इंक्रीज हो रहा है, और MC जो है वो ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है AC के मुकाबले। अच्छा इसमें एक बात मैं आपको खास बताना चाहूंगा, जब MC AC दोनों गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, ये देख गिर रहे हैं, तो MC ज्यादा स्पीड से गिर रहा है, तभी तो MC छोटा है और AC जो है वो बड़ा है। फिर इस पॉइंट में तो दोनों सेम हो गए।
फिर इस पॉइंट के बाद दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, एमसी भी इंक्रीज हो रहा है, एसी भी इंक्रीज हो रहा है। दिस टाइम ऑल्सो एमसी के बढ़ने की स्पीड भी ज्यादा है, दैट्स व्हाई एमसी इज मोर देन एसी है। यानी गिरते वक्त एमसी ज्यादा स्पीड से गिर रहा है इसलिए एमसी छोटा है एसी से, और बढ़ते वक्त एमसी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है इसलिए एमसी बड़ा है एसी से। ये तीनों बात लिख देना, एमसी की स्पीड हमेशा एसी से ज्यादा ही रहती है। भले दोनों गिर रहे हो तो एमसी ज्यादा गिर के दिखाएगा, भले दोनों बढ़ रहे हो तो एमसी ज्यादा बढ़ के दिखाएगा। VIMP है, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये अपन ने रिलेशनशिप पढ़ा है एमसी और एसी के बीच। अब यही रिलेशनशिप को समझाया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे इन द अबाउट डायग्राम इन द फर्स्ट स्टेज MC AC go on diminishing. MC is less than AC. So in the first stage MC curve is below AC curve. In the second stage MC AC goes on increasing. MC is more than AC. So in this stage the MC curve is above and AC curve is below. Changes in the MC are more than changes in the AC. MC curve cuts the AC curve when the AC is minimum. तो ये सारी बातें अपन ने समझ ली है पूरी तरीके से। तो MC AC का रिलेशन यहाँ पे होता है समाप्त। सो नेक्स्ट आ गया है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। अब ये क्या होता है सर? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के लिए हमको पता होना चाहिए पहले लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल तो सर प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े थे, हाँ, कि लॉन्ग पीरियड में ये जो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई होता है। यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को अगर मैं समराइज करूं तो मैं बता देता हूं कि यदि आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, वहाँ पे सारे फैक्टर्स आपके लिए वेरिएबल है, और वहाँ पे क्या रिलेशन रहता है इनपुट और आउटपुट के बीच, वो हमें समझाता है कौन? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसकी फर्स्ट स्टेज में इनपुट अगर अपन बढ़ाते हैं 10% से तो आउटपुट जो है वो 10 से ज़्यादा % से ही इंक्रीज होगा। अपन कह सकते हैं, मान लेते हैं 12% से इंक्रीज होगा। फिर स्टेज 2 आती है, इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। फिर स्टेज 2 आती है जिसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। इसमें इनपुट यदि आप 10% से इंक्रीज करोगे तो आउटपुट भी 10% से इंक्रीज होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। फिर आता है स्टेज 3 जिसमें आप इनपुट 10% से इंक्रीज करोगे तो फिर आउटपुट 10 से कम ही इंक्रीज होगा, मान लेते हैं 8% से इंक्रीज होगा। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो पहले आपको क्या मिलेगा? कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, तो कॉस्ट गिरेगी, इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है? पहले गिर रही, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए पढ़ते हैं इसलिए इसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते हैं, और शॉर्ट पीरियड के लिए पढ़ते हैं तो इसको शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते। तो ये हमारे लिए क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो पहले ये गिर रही है, ये जो सबसे बड़ी लाइन है उसको देखना, छोटे SAC जो लिखा हुआ है इनको नहीं देखना है। देन आएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड देन फाइनली आता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि ज़्यादा इनपुट इस्तेमाल हो रहे हैं और आउटपुट जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट बढ़ गई है। तो कॉस्ट बढ़ गई है, दैट्स वाई क्या मिलेगा अपने को? कॉस्ट बढ़ जाएगी। LAC कर्व ऊपर की ओर नजर आएगा। तो LAC यू शेप का होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है तो फिर आपका गिरता हुआ कॉस्ट नजर आता है, और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है तो आपका कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये रही किसकी बात? ये लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप का होता है, और वो यू शेप का क्यों होता है? वो यू शेप का इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं और एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। तो ये बातें अपन ने समझ ली। नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ ये SAC क्या है। SAC यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो SAC किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को बताता है, ये पर्टिकुलर मशीन और पर्टिकुलर प्लांट एक पर्टिकुलर कैपेसिटी को बताता है। और आपको पता है लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड में हम कितनी भी मशीनें चेंज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर मशीन बताता है, तो SAC 1 लिखा हुआ है, SAC 2 दूसरी मशीन, SAC 3 तीसरी मशीन, SAC 4 चौथी मशीन, SAC 5 फिफ्थ मशीन, SAC 6 और 6th मशीन, 7th मशीन, 8th मशीन। इस प्रकार से अलग अलग प्लांट का अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ है, ये सब का अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ है। ये एवरेज कॉस्ट ही है
जो हर प्लांट का सेपरेट दिया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम कितने भी प्लांट को चेंज कर सकते हैं। तो ये इट इज़ नथिंग बट दी एक ही प्लांट का स्ट्रक्चर है, और एक ही प्लांट में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा रहेगा, क्योंकि अपन ऑलरेडी एसी देखे हुए हैं, एसी जो है वो यू शेप का ही रहता है। तो ये पहले प्लांट का मान लेते हैं, फिर हम दूसरा प्लांट इस्तेमाल कर दे तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और इसका कॉस्ट कर्व भी अलग होगा। फिर तीसरे प्लांट की बात करें तो इसकी कैपेसिटी अलग होगी और कॉस्ट कर्व भी अलग होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे मेरे प्लांट क्या हो रहे, अपडेट होते जा रहे हैं और इनका कॉस्ट कर्व भी थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कौन करता है, एसएससी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी मशीन लाओगे तो उतने। तो ये 8 मशीनों का 8 प्लांट का दिखा रहा है, और आप देख रहे होगे कि इस तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए आगे बढ़ते जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे प्लांट इंप्रूव होते जाएगा वैसे वैसे आउटपुट जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। दैट्स वाई ये आउटपुट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। नाउ एलएसी कर्व जो होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है, वो सारे प्लांट से टेंजेंट रहता है। टेंजेंट रहने की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को छूते हुए जाता है। तो ये देखो यहाँ पे भी छुआ है, ये 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 छू के गया, ये छू के गया। अभी इस वाले डायग्राम दिख नहीं रहा है अच्छे से, इसको अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये छू के ही जा रहा है। तो इसको अगर अपन और थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये इस प्रकार से ये क्या होते जा रहे हैं, टच करते जा रहे हैं। मैं बता दूं कि शुरुआत में जब एलएसी फॉल हो रहा है तो ये एसएसी के फॉलिंग पॉइंट से टच होते जा रहा है। ये देखो एसएसी के कोई ना कोई फॉलिंग पॉइंट से टच हो रहा है, एसएसी के फॉलिंग पॉइंट से टच हो रहा है, एसएसी के फॉलिंग पॉइंट से टच हो रहा है। फिर बाद में जब एलएसी इंक्रीज हो रहा है तो एसएसी कर्व के ऊपर वाले पार्ट से टच होते जा रहा है। तो ये गिरना था, गिर गया। अब ये उठना स्टार्ट हुआ है, वहां पे टकराया है। ये उठना स्टार्ट हुआ है, वहां पे टकराया है। ये उठना स्टार्ट हुआ है, वहां पे टकराया है। तो एलएसी कर्व जो रहता है वो सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से टेंजेंट में रहता है, और एलएसी कर्व जो है गिरते वक्त शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के गिरते पार्ट से टकराता है, और एलएसी कर्व जब इंक्रीज होता है तो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर वाले पार्ट से टकराते हुए जाता है। तो एसएससी क्या दिखा रहा है, तो आपको समझ में आ गया, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट का पूरा एवरेज कॉस्ट कर्व दिखा रहा है। अभी शॉर्ट रन इसके लिए, क्योंकि वो मशीन का ये शॉर्ट पीरियड है भाई, जब तक वो मशीन चेंज नहीं करता तब तक उस मशीन के लिए तो वो क्या चल रहा है, उस फैक्ट्री के लिए तो क्या चल रहा है, वो शॉर्ट पीरियड ही चल रहा है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड किसको बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड उसे कहते हैं जब तक आप एक पर्टिकुलर मशीन को चेंज नहीं कर सकते हैं तब तक का पीरियड क्या होता है, वो शॉर्ट पीरियड रहता है। और जब ऐसी पोजीशन आ जाए कि आप कभी भी फिक्स्ड फैक्टर दैट इज मशीन एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों ही आपके लिए वेरिएबल हो जाए, यानी कि दोनों ही आप जब चाहे जितना चाहे चेंज कर सकते हो, तो वो आपके लिए होता है लॉन्ग पीरियड। तो इसको अपन ने इस प्रकार से प्रेजेंट कर दिया है। तो ये वाला जो है हमारा टॉपिक हुआ खत्म, और एलएसी कर्व भी अपन ने बता दिया है। एलएसी कर्व में बस आप लोगों को क्या याद रखना है, एलएसी कर्व के लिए याद रखना है कि ये क्या रहता है, टेंजेंट रहता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। एलएसी कर्व भी यू शेप का होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एलएसी कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है और एनवेलप कर्व भी बोला जाता है। तो इसी के साथ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है हमारा समाप्त। वैसे अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट देख रहे हैं अपन, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखेंगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, डेट इज यू शेप का ही बनेगा। अगर एमसीक्यू में पूछ दे तो बता देना। अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व और एवरेज कॉस्ट का कर्व दोनों ही यू शेप का बनता है। अगर शॉर्ट पीरियड है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण, अगर लॉन्ग पीरियड है तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के कारण। तो इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी हमारा होता है खत्म। अब पढ़ते हैं अपन नया टॉपिक, डेट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सॉरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। तो देखो, हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। उसमें अपन ने 3 स्टेज पढ़ी थी। पहला था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तीसरा था डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहता है कि जब आप स्केल और प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं लॉन्ग रन में, तो शुरुआत में उसके आपको मिलते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे। दैट्स वाई
इनपुट आपको कम डालना पड़ता है, मान लेते 10% इनपुट डालते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है वो कितना 12% या 14%, यानी कि आपका कॉस्ट शुरू में बहुत कम हो जाता है और आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस फ़ायदा जो बहुत ज़्यादा मिलता है लॉन्ग रन में, इसी को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अपन क्या कहते हैं, फ़ायदा मिलना। सर बाद में तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है, यानी इनपुट अगर आपने 10% डाला है तो आउटपुट 8% से मिलता है, तो यहाँ तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ तो नुकसान हो रहा है। हाँ, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के घाटों को डिसइकोनॉमीज बोलते हैं। तो एज पर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पहले हमें मिलता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डेट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डेट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और कुछ भी नहीं, लॉन्ग रन में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कम होता है, लॉन्ग रन में जो आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हो उससे आपका कॉस्ट जो रिड्यूस हो जाता है, आपको जो मिलने वाले फ़ायदे हैं लॉन्ग रन में उसी को अपन कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर द रिडक्शन इन per unit cost of production as the volume of production increases. When the output is carried on a large quantity, there are some advantages. अब इस एडवांटेजेस को अपन दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है इंटरनल इकोनॉमिक्स, दूसरा है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। तो वैसे ही डिसइकोनॉमिक्स को भी करेंगे सर क्या? हाँ, इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स भी अपन उसी प्रकार से करेंगे, पर वो अपन बाद में पढ़ेंगे, तो अपन उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी सिर्फ इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की अपन चर्चा कर लेते हैं। सो सबसे पहले आता है इंटरनल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स यानी कि आपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन अपना इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, तो उससे आपकी फर्म को एडवांटेज मिलेगा, आपके फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होगा। जब कोई फ़ायदा किसी एक पर्टिकुलर फर्म को मिलता है उसे अपन कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। When a firm expands its size of business, it increases its output, it gets some advantages. They are called internal economies. तो जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हो तो आपकी फर्म को जो फायदे मिलते हैं उसे अपन इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये सिर्फ आपकी फर्म को ही मिल रहे हैं और दूसरी फर्म को नहीं मिल रहे हैं, ये आप ही की फर्म को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो एक एक करके अपन सारे टाइप्स पढ़ते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स की, यानी किस किस टाइप के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले है लेबर इकोनॉमिक्स। जब आपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया यानी आपने काफ़ी ज़्यादा लेबर रख सकते हो और अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले साथ वाले लेबर रख सकते हो, यानी जो लेबर जिस काम में अच्छा है उस टाइप के लेबर आप रखोगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है और स्पेशलाइजेशन भी हो रहा है, यानी वो लेबर रख रहे हो और वही काम करवा रहे हो जिस काम में उन लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो है क्वालिटी जो है इंक्रीज हो जाएगा और प्लस प्रोडक्टिव काम होगा, यानी लेबर अगर स्पेशलाइज्ड हो गए, एक ही टाइप के काम बार बार करे जा रहे हैं तो उनका स्पीड भी बढ़ गया, एफिशिएंसी भी बढ़ गया, इफेक्टिव भी ज़्यादा हो गया और उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लेबर को एक पर्टिकुलर टाइप का काम करना पड़ रहा है, स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जा रही है। जब आपका छोटा बजट होता है या छोटा स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है तो एक ही टाइप के लेबर से आप अलग अलग टाइप के काम करवाते हैं, यानी आप उससे प्रोडक्शन भी करवाते हैं, आप उससे सेल्स वाले काम भी करवाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, जब आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपका बजट भी बढ़ जाता है और आप क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लेबर से पर्टिकुलर काम ही करवाते रहते हैं। नेक्स्ट फायदा है टेक्निकल इकोनॉमीज। पहले आपका छोटा बजट रहता है तो आप इतनी भयंकर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते, आप छोटी साइज़ की मशीन खरीदते हैं जो सस्ती भी हो, जिसकी कैपेसिटी कम भी हो। बट अगर आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, आपका बजट बढ़ गया है, अब आप जो है लार्ज फर्म बन चुके हो, तो आप बड़ी बड़ी कैपेसिटी वाली मशीनें इंस्टॉल कर सकते हो और जितनी ज़्यादा बड़ी मशीनें, जितनी ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीनें इस्तेमाल करोगे, तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये मिलता है कि उन लोग कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं, हैंस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये फ़ायदा मिलता है अपने को जब हम क्या करते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी मशीन। नेक्स्ट फ़ायदा है मैनेजेरियल इकोनॉमीज़। मैनेजेरियल इकोनॉमीज़, जब आप जो है आपका बजट बढ़ चुका है तो आप स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले क्या रखोगे, हाईली टैलेंटेड मैनेजर को आप रख सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो। और जब ऐसे पर्सन आपकी
कंपनी में रहेंगे, हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले टैलेंटेड मैनेजर आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन लोग बेटर डिसीजन लेंगे, और बेटर डिसीजन लेंगे तो उन लोग क्या करके देंगे, पूरी इकोनॉमी में या पूरे आपके ऑफिस में प्रोडक्शन में कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे पाएंगे। तो ये भी एक क्या रहेगा, आपको फायदा रहेगा। ये सारे सर इंटरनल इकोनॉमिक्स के ही अलग अलग कैटेगरी है क्या? हाँ, ये इंटरनल इकोनॉमिक्स की ही कैटेगरी है। हमने पढ़ा पहले इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हो उससे मिलने वाले फायदे तो सिर्फ आपको मिलते हैं, आपकी फर्म को मिलते हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। और इंटरनल इकोनॉमिक्स के ये सारे टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले लेबर इकोनॉमी पढ़ा, टेक्निकल इकोनॉमी पढ़ा, और अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। तो आज की क्लास अपन कर रहे हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ के आना, अपन स्टार्ट करेंगे मार्केट इकोनॉमी से। वो 3 पॉइंट जो स्टार्टिंग में अपन पढ़े हैं उसको एक बार मैंने जिस्ट में समझा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू वेरी मच। सो कल अपन ने स्टार्ट किया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन आप करते हो तो उससे मिलते हैं आपको कुछ फायदे, उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमीज, और अगर नुकसान मिलते तो उसे कहते हैं अपन डिस इकोनॉमीज। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल अपन ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। इंटरनल इकोनॉमीज यानी कि जब आप अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, तो आपको कुछ एडवांटेज मिलते हैं। जब एक पर्टिकुलर फर्म को वो एडवांटेज मिलते हैं तो उसे इंटरनल इकोनॉमीज कहते हैं। जब सारे फर्म को जो है एडवांटेजेस मिलते हैं उसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, यानी कि पूरे इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर फर्म को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को। मान लेते हैं एसी की जो इंडस्ट्री है तो उसमें आता है सैमसंग, उसमें आता है ओ जनरल, उसमें आता है एलजी, तो सबको अगर फायदा मिलता है तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं। और अगर सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी को फायदा मिलता है, मान लेते हैं सिर्फ सैमसंग को फायदा मिल रहा है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करने का, तो उसे अपन इंटरनल इकोनॉमीज कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी हमने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले लेबर इकोनॉमीज, यानी कि आप जो है ज़्यादा लेबर रख सकते हैं, स्पेशलाइज्ड काम उनसे करवा सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छे से होता है, स्पेशलाइजेशन होती है, दैट्स वाई कॉस्ट रिड्यूस होगा और ज़्यादा अच्छा आउटपुट, एफिशिएंट आउटपुट आपको मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट अपन ने पढ़ा था टेक्निकल इकोनॉमीज। आप जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वाली मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं और वो क्या करेगी, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगी। मैनेजरियल इकोनॉमीज हमने पढ़ लिया था। इसमें यह था कि हाईली टैलेंटेड मैनेजर जिसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल है उसको आप नौकरी पे रख सकते हैं अपनी फर्म में, और लोग बेहतर डिसीजन लेंगे जिसके कारण प्रोडक्शन जो है हाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 से हमें आज पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 है मार्केट इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमीज का मतलब है जब आप लार्ज स्केल परचेस करते हैं रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल को यदि आप बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं तो आपको सस्ता मिलता है, तो ये एक फायदा होता है मार्केटिंग इकोनॉमीज का। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में भी आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप गुड्स बहुत ज्यादा सेल करते हैं, सेल करने के ज्यादा गुड्स के लिए ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फीस में कंसेशन मिल जाता है। तो ये सारे जो है आपको फायदे मिलते हैं। तो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स में आएगा कि रॉ मटेरियल बल्क परचेस कर रहे हो तो सस्ता मिल रहा है, फिनिश गुड्स बहुत ज़्यादा बेच रहे हो जिसके कारण बार बार ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज उठा रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस में कंसेशन मिल जाएगा। एंड फाइनली ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा देते हैं तो उसके कॉस्ट रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। देखो जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो आपका एक इमेज, आपका एक गुडविल सेट हो जाता है और उस गुडविल और इमेज के कारण आप जो है वो क्रेडिट बहुत इजीली ले सकते हैं, यानी कि लोन जो है आप बड़े आसानी से जुटा सकते हैं क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि हम इतना ज़्यादा लोन उठा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम लगाया जाए, तो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रेट पे लगता है, तो ये एक और फायदा मिल जाता है। इसके अलावा जब बड़ी कंपनी हो जाती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, तो काफ़ी टाइप के अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी कंपनी में इजीली निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा।
देन नेक्स्ट फायदा मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। देखो आजकल आप देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल मोबाइल की कंपनी ले लेते हैं, ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, वन प्लस ले लो। ये लोग ने पहले 8 मेगापिक्सल निकाला था, फिर 16 मेगापिक्सल कैमरा निकाला, फिर 32 मेगापिक्सल कैमरा निकाला, फिर 64 मेगापिक्सल कैमरा निकाला, अब तो 108 मेगापिक्सल कैमरा भी आ रहा है। तो इन लोग कर क्या रहे हैं, इन लोग जो है कैमरे की क्वालिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, साथ में फिंगरप्रिंट डिस्प्ले दे रहे हैं, आपको सेंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा जो है नई नई टेक्नोलॉजी जो है इन लोग अपनी फ़ोन में देते जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि लार्ज स्केल जो है सेल हो पा रहा है, साथ ही साथ नए टाइप के कस्टमर भी जुड़ते जा रहे हैं, कस्टमर की नीड का भी ध्यान रखा जा रहा है। बट इन लोग कर कैसे रहे हैं, इतने ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन ला कैसे रहे हैं? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिसर्च। एक प्रॉपर रिसर्च जब होता है तभी जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नए टाइप के प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाता है। तो जब आपके पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, पैसा अच्छा खासा है, रिसोर्स अच्छे खासे है आपके पास, तो फिर आप जो है रिसर्च पे ध्यान देते हैं, और रिसर्च जब बेटर हो और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दे तो आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता ही होता है। जैसे कि आप देखते हो कि पिछले 2-3 साल में मोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट देखी है बिकॉज ऑफ द रिसर्च। पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी ऑन स्क्रीन प्रोवाइड किया जा सकता है, और अब देखो स्क्रीन में टच करके भी ओपन अप कर सकते हैं। तो ये एक नए टाइप का जो है रिसर्च निकलते हुए आया है, नए टाइप का जो है एडवांटेज मिला है किसी भी कंपनी के लिए। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रॉपर रिसर्च। जब आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को एनहेंस करते चले जाते हैं। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। ना अगर देखें जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं उन लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करती है, जैसे कि ऊपर मैंने डिस्कस किया ही था। इन लोगों को क्या मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिल जाता है रेलवेज की तरफ से या फिर रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से। तो रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से इनको कंसेशन मिल जाता है, फ्रेट में, डेट इज की रेंट में, मैंने ट्रांसपोर्ट फीस में। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि इन लोग बल्क क्वांटिटी में जो है ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं एंड बार बार ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा कई बार इन लोग क्या करते हैं, खुद ही लार्ज व्हीकल्स को ओन कर लेते हैं, यानी परचेस कर लेते हैं। तो पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनका वैसे भी गिर जाता है क्योंकि अब खुद की गाड़ी में करना है और अब किसी और को पैसा देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने खुद ही लार्ज व्हीकल जैसे ट्रक वगैरह परचेस कर लिए हैं, ट्रक अपनी ही ट्रक में अब क्या कर रहे हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। तो इससे पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा इनके पास खुद के स्टोरेज गोडाउन्स हो सकते हैं, और खुद के स्टोरेज गोडाउन्स होते हैं तो आपको स्टोरेज कॉस्ट जो है कम लगेगी, डेट इज आप स्टोरेज कॉस्ट को बचा सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपको कंसेशन मिल जाता है रेलवे या रोडवे ट्रांसपोर्ट की तरफ से। दूसरा ये होता है कि आप लार्ज व्हीकल्स खुद ही खरीद लेते हैं, जैसे ट्रक वगैरह आप खुद परचेस कर लिए हैं और खुद ही फिर क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। गोडाउन, अगर गोडाउन का इस्तेमाल किया जाता है, वेयर हाउस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप गुड्स को ठीक तरीके से स्टोर कर सको प्रोडक्शन के बाद और बेचने के पहले तक। तो अगर आप खुद का गोडाउन ओन कर लेते हो, ड्यू टू आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास खुद का स्टोरेज गोडाउन है, जिसके कारण आप जो है वो स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी हद तक बचा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। देखो कोई भी एक कंपनी जो है जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लेती है, जब बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने लगती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है, तो इन लोग अलग अलग फील्ड में घुस जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन Xiaomi का एग्जांपल देते हैं। Xiaomi जो है स्टार्टिंग में सिर्फ मोबाइल्स बनाता था, अब फिर मोबाइल्स के गैजेट्स वगैरह बनाने लग गया। ना वो क्या किया, वो टीवी में भी कूद गए, टीवी इंडस्ट्री में कूद गया, और अभी Xiaomi की टीवी तो आप देख रहे हो कि ज़बरदस्त सेल मिल रही है Xiaomi को टीवी इंडस्ट्री से भी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर दिया, यानी डिफरेंट टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर किसी एक आइटम में इनको लॉस भी हो जाता है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इनको लॉस हो जाता है, मान लेते हैं कि मोबाइल में इस बार लॉस हो रहा है, मोबाइल उतनी खास बिक नहीं रही, तो भी इन लोग मार्केट में बहुत आराम से सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि टीवी में इनको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर एक जगह आपको लॉस हो जाता है एक आइटम में, तो दूसरा आइटम का प्रॉफिट जो है उसको कवर करके दे देता है। तो ये फायदा होता है जब आप डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपने प्रोडक्शन को। कभी एक फेज खराब चल रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उसका नुकसान जो है वो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट जो है वो भरपाई कर देता है। तो इसे कहते हैं रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। सो इंटरनल इकोनॉमिक्स अपन पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब बात आती है इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स की। डिस इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स का उल्टा ही है। ये इकोनॉमिक्स मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से मिलने वाले फायदे, डिस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके कारण जो आपको डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जब
आपको डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं और वो डिसएडवांटेजेस जो है वो आपकी फर्म को मिल रहे हैं, तो उसे अपन कहेंगे इंटरनल डिसइकोनॉमीज। मैं अगेन फिर से बता देता हूँ कि अगर सारी फर्म को एक साथ डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने पे, तो उसे अपन एक्सटर्नल कहेंगे। जब आपकी फर्म को पर्टिकुलरली मिल रहे हैं तो इंटरनल, जब सारी फर्म को एक साथ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसे अपन कहेंगे एक्सटर्नल। तो जो आपको डिसएडवांटेज मिल रहे हैं एक्सपांशन करने के लिए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के बाद, उन्हीं को अपन कहते हैं इंटरनल डिसइकोनॉमीज। आप बोलोगे सर ऐसे नुकसान कैसे हो सकता है, इसमें तो फायदा ही है ना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो देखो नुकसान भी होते हैं। क्यों होते हैं नुकसान, अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं और किस टाइप के नुकसान होते हैं। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अपन ने पढ़ा था, उसमें थर्ड स्टेज में क्या था, उसमें था डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि इनपुट यदि मैं बढ़ाता हूँ 10% से, ये एग्जाम्पल है, तो आउटपुट जो है 10 से कम परसेंट से इंक्रीज होगा। मान लेते हैं 8% से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इनपुट ज्यादा लग रहा है, आउटपुट कम प्रोड्यूस कर पा रहे हो, डेट इज कॉस्ट आपका बढ़ रहा है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के हिसाब से जो थर्ड वाला पॉइंट था उसमें आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और ये सारे कारण हैं डिसइकोनॉमीज के होने के, यानी नुकसान के होने से, यानी कि कॉस्ट के बढ़ने के ये कुछ नुकसान, ये कुछ कारण जो है दिए हुए हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट डिसइकोनॉमीज। मान लेते हैं एक कोई मैनेजर है, मैनेजर पहले संभालता था 100 लोग अपने अंदर, 100 एम्प्लॉय को ये संभालता था, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया और अब इस मैनेजर को बोल रहे हैं कि आपको 500 एम्प्लॉय एक साथ संभालना है। तो यहाँ पे डिफिकल्टीज होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है, कई बार प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं जमा पाता है एम्प्लॉयज के बीच। इसके कारण क्या होता है, मैनेजमेंट डिसइकोनॉमीज होती है, यानी कि ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से हमें घाटा भी होता है, और घाटा क्या है कि जरूरत से ज्यादा एक्सपांशन हो गया और हम ठीक तरीके से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पहले बहुत आराम से कर पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल डिसइकोनॉमीज। देखो आप, आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बार बार न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी बार बार लेके आ जा रहे हो, नया मशीन जो है वो आप अपनी फैक्ट्रीज में लेके आ जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट जो है इंक्रीज होगा। आप बार बार नई मशीन परचेस करके आओगे अननेसेसरी, तो कोई मतलब की नहीं है, वो सिर्फ आपका कॉस्ट बढ़ाएगी। तो एक लिमिटेशन के बाद यदि आप अपना साइज को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्लांट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये एडवांटेज से ज़्यादा आपको डिसएडवांटेज प्रोवाइड करता है। वैसे कहा गया है ना, गीता में भी लिखा है, किसी भी चीज़ की अति जो है वो जहर है। कोई भी चीज़ की आप अति मचाते हो तो वो चीज़ खराब ही करती है। तो आप ऐसी बार बार मशीन को परचेस करोगे, न्यू एडवांस मशीन परचेस करके आ जाओगे, तो वो सिर्फ कॉस्ट ही इंक्रीज करेगी। अब उसमें एडवांटेज मिलने बंद हो जाएंगे, आपको डिसएडवांटेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होता है टेक्निकल डिसइकोनॉमीज, और ये नुकसान होने के कारण ही हमें क्या मिलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क बेयरिंग डिसइकोनॉमीज। आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आप सोच रहे हो कि डिमांड भी इंक्रीज होगी आपका, तो ये ज़रूरी नहीं है, गारंटीड नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हो, आपने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके रख दिया है, और मार्केट में जो है अचानक से डिमांड कमती हो गया, फैशन चेंज हो गया, न्यू सब्स्टिट्यूट मार्केट में आपसे बेहतर आ गए, और आप वहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि आप क्या सोच के चल रहे थे कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा रन कर रहा है, तो हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे। लेकिन अचानक से क्या हो गया, दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है, डिमांड जो है वो गिर चुकी है, फैशन जो है वो चेंज हो चुका है, आपके और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके हैं और आपसे अच्छा प्रोडक्ट आपसे कम दामों में वो प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं। जैसे कि अब एयरटेल के साथ हुआ। एयरटेल के साथ क्या हुआ, एयरटेल बहुत अच्छा रन कर रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा था। एक टाइम था जब एयरटेल क्या करता था, 249 रुपीज़ के रिचार्ज में 2 GB डेटा प्रोवाइड करता था, वो भी पूरे महीने में। ये पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे महीने में सिर्फ 2 GB डेटा प्रोवाइड करता था। लेकिन हुआ क्या, जियो बाबा आ गए, और जियो बाबा ने क्या कर दिया है, एक नया सब्स्टिट्यूट आ गया है एयरटेल का, जियो बाबा, और जियो बाबा ने नेट के कॉस्ट की धज्जियां उड़ा दी है। और आप मानोगे नहीं, आज की तारीख में बिकॉज ऑफ जियो इंटरनेट की दुनिया में इंडिया जो है वो सबसे सस्ता है और नंबर 1 पे है। यस, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट इन इंडिया सबसे ज्यादा कम है, एंड डेट बिकॉज ऑफ जियो। और अब एयरटेल को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो नया सब्स्टिट्यूट मार्केट में आया और आपके प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से गिर गई, सब के सब लोग कहां घुस गए,
जियो में घुस गए। अब आपको मार्केट में सर्वाइव करना था तो अपना कॉस्ट जो है वो तो कम करना पड़ा, यानी कि अपने जो सेलिंग प्राइस है वो डिक्रीज करना पड़ा है। अब 249 में अगर 2 GB डेटा देगा एयरटेल तो लोग बोलेंगे नमस्ते, अब हमको एयरटेल इस्तेमाल ही नहीं करना है, सब के सब जियो में कूद जाएंगे। इसलिए मजबूरी से एयरटेल ने अपने रेट जो है पूरी तरह से गिरा दिए, और रेट पूरी तरह से गिर गए, सेलिंग प्राइस पूरी तरह से गिर चुका है, यानी कि उनका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से गिर चुका है। तो कोई भी नया सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ सकता है और आपके प्रोडक्ट की ऐसी तैसी कर सकता है, आपसे बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करके, वो भी आपसे कई गुना कम कॉस्ट में। तो ये भी होता है एक टाइप का डिसइकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मार्केटिंग डिसइकोनॉमिक्स। देखो लार्ज फर्म जो रहती है वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन उसका हाई रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो उसको सेल भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और सेल करने के लिए उसे सिर्फ पास वाले मार्केट में नहीं, आसपास की सिटी नहीं, बल्कि दूसरी सिटी, दूर वाले स्टेट में भी जाके सामान बेचना पड़ेगा। और इसके कारण क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। हैंस अपन कह सकते हैं कि डिस्टेंट मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपका कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, जबकि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन कम होता, आप कम गुड्स प्रोड्यूस किए रहते हैं तो आसपास सिर्फ बेचते, आसपास की सिटी या आसपास के स्टेट में बेचते और खुश रहते, और आपको इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगता। इसके अलावा आप क्या करोगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल एक साथ बल्क में परचेस करके आओगे, और बल्क में परचेस करके आ रहे हो तो उसके लिए जगह भी चाहिए, तो स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए या गोडाउन चाहिए। तो कई बार क्या होता है, गोडाउन का कॉस्ट इतना ज़्यादा लग जाता है अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं थी। तो रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखने का या फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखने का जो कॉस्ट लगता है वो अननेसेसरी आपको लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल डिसइकोनॉमिक्स। देखो ऊपर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़े थे, यहाँ फाइनेंशियल डिसइकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ऊपर अपन मार्केटिंग इकोनॉमिक्स पढ़े थे, यहाँ पे मार्केटिंग डिसइकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो आपको जो है बड़े आराम से लोन मिल जा रहा था क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी थी, तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में अपन ये बात को पढ़े थे। लेकिन जब बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को समझ में आ जाता है कि आपको भैया लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती रहती है, तो उन लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे ना। तो उन लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं, वो लोग आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरुआत में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, आपको आराम से लोन मिल जा रहा था, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता चल जाता है कि आप जो है बिना लोन के अपना काम चला ही नहीं सकते, तो चलो मजबूरी का फ़ायदा उठाए और आपके ऊपर क्या किया जाए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसा भी करते हैं। देखो हर पॉइंट के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, कोई नेगेटिव पॉइंट होता है। ऊपर इकोनॉमिक्स में हमने सब और सब पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया था, और डिस इकोनॉमिक्स में हमने सारे जो है वो नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस किया है। तो इसी के साथ आपका इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। इंटरनल और एक्सटर्नल में कंफ्यूज मत होना बेटा। इंटरनल का मतलब है जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो और आपकी फर्म को ही फायदा मिल रहा है तो उसे इंटरनल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक्सटर्नल यानी कि पूरी इंडस्ट्रीज को जो फायदा मिलता है, यानी पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, पूरी इंडस्ट्री को घाटा मिल रहा है तो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। वैसे ही पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, आपकी फर्म को फायदा मिल रहा है तो इंटरनल इकोनॉमिक्स, और आपकी फर्म को नुकसान हो रहा है तो इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स। इंटरनल मतलब आपकी फर्म, एक्सटर्नल यानी कि पूरी इंडस्ट्री, यानी कि आपके जैसी और भी फर्म इंडस्ट्री में। जैसे मान लेते हैं हम डेयरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर अमूल भी आ जाएगा, इसमें दिनशा भी आ जाएगा, इसमें वचन भी आ जाएगा। तो आई होप आप इंडस्ट्री समझ चुके हो। इंडस्ट्री अपन ऐसा कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री बोलते हैं। ग्रुप ऑफ फर्म को क्या कहते हैं अपन, ग्रुप ऑफ फर्म को हम कहते हैं इंडस्ट्री। तो आपकी फर्म को मिलने वाले फायदे या नुकसान इंटरनल इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, जबकि पूरी इंडस्ट्री को एट अ टाइम मिलने वाले फायदे या नुकसान को एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स या एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स कहा जाता है ना। एक बात आपको सोचनी पड़ेगी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनल इकोनॉमिक्स का, इसको इकोनॉमिक्स कर लेना, और इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स का LAC कर्व में, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में इसके क्या फायदे या नुकसान होते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जब भी आपको इंटरनल इकोनॉमिक्स मिलता है, यानी कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है ना, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये रिड्यूस होगा ना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कम होगा, तो आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा। ये इकोनॉमिक्स कर देना, इकोनॉमिक्स
लिखा हुआ है, आपको इकोनॉमीज कर देना है। और बाद में क्या मिल रहा है आपको, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स मिल रहा है, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसका शेप ऐसा बनेगा। दैट्स वाई एलएसी कैसा बनता है, यू शेप का बनता है। इकोनॉमिक्स के कारण कॉस्ट गिरते हैं, डिस इकोनॉमिक्स के कारण कॉस्ट बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक्स या इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स का एलएसी कर्व में। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जब फर्म को इंटरनल इकोनॉमिक्स होता है अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, अपने आउटपुट को इंक्रीज करने में, तो एलएसी कर्व क्या होगा, पहले गिरेगा, तो ये गिर गया। और फिर क्या होगा, आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट जब फर्म को इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स मिलने लग जाएगा एक्सपेंशन की वजह से, तो एलएसी क्या होगा, राइज होने लग जाएगा, यानी कि कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा, जो कि होने लग गया। दस मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटरनल इकोनॉमिक्स के कारण एलएसी गिरता है और इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स के कारण एलएसी बढ़ता है, और इसी कारण से, इसी इंटरनल इकोनॉमिक्स और इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स के कारण से एलएसी कर्व कैसा रहता है, एलएसी कर्व रहता है यू शेप का। यू शेप एलएसी कर्व का यही कारण है। ऑब्वियसली एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स भी होगा, लेकिन अपन उसको आगे डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस सब को आगे ले जाएंगे और कॉन्सेप्ट को और वाइडन करेंगे और कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो आप जो है यहाँ तक रिवाइज करके आना, तो क्या नेक्स्ट पार्ट बहुत ईजिली समझ में आपको आ जाएगा। अभी इंटरनल पढ़ लिया है तो एक्सटर्नल जो है बहुत ईजिली कैच हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स जो है, मोस्ट ऑफ दी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, बस जहां जहां फॉर्म था वहां वहां इंडस्ट्री लिखेंगे अपन, बाकी सारे पॉइंट्स लगभग आपको सेम मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त। किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट पार्ट तक अपन ने इंटरनल इकोनॉमिक्स देखा था। इस पार्ट में अपन क्या देखेंगे, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स है, तो आप लोग इसकी स्पेलिंग ठीक कर देना, मॉड्यूल को थोड़ा सा सुधार देना आप लोग। सो इंटरनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया तो उससे आपको एडवांटेज मिल रहा है, उसे अपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर फर्म को कोई एडवांटेज मिलता है तो उसको इंटरनल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री को ही एडवांटेज मिलता है तो उसे अपन एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखो, फर्म तो किसी एक यूनिट को कहते हैं, जबकि ग्रुप ऑफ फर्म्स को अपन क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। तो जब पूरी इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही हो तो पूरी इंडस्ट्री को कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, उन्हीं एडवांटेजेस को अपन बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। जब पूरी इंडस्ट्री एक्सपांड कर रही हो तो कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, उन्हीं एडवांटेजेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स यानी कि जो एडवांटेजेस है, ये किसी सिंगल फर्म को नहीं मिलता है, बल्कि सारे फर्म्स को मिल रहा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कहते हैं। नाउ आते हैं अपन टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में। भाई एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के क्या क्या टाइप है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन या कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, बहुत सारी सेवरल फॉर्म्स एक ही प्लेस में आ जाती है तो बहुत सारी अदर फैसिलिटीज आपको मिलने लगती है। सर क्या मतलब इसका, मान लेते हैं कि बहुत सारी फर्म्स यदि एक प्लेस में काम करने स्टार्ट कर देती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी करती है, तो अदर फैसिलिटीज जैसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लग जाती है उनको, रोड की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी, इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज, स्किल लेवल वहां पे आने लग जाते हैं। तो ये सारे जो है आपको फायदे मिलने लग जाते हैं। जब किसी एक एरिया में किसी एक टाइप की इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाती है तो आप देखेंगे कि अदर फैसिलिटीज जो वो सारी चीजों को करने में मदद करे वो ऑटोमेटिकली उस एरिया में आने लग जाती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आने लग जाता है। लोग भी सोचते हैं कि चल एक एरिया में इतना ज्यादा काम हो रहा है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होते जा रही है, तो वहां पे हम बैंकिंग सर्विसेज देना स्टार्ट करें या इंश्योरेंस सर्विसेज देना स्टार्ट करें। स्किल लेवल भी वहां पे आने लगते हैं धीरे धीरे। भाई कोई भी एक जगह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की, चाहे वो कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो उस टाइप के जितने भी स्किल्ड लेवल है वो वहां पे आने लगते हैं। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन। सेकंड में आते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ और स्पेशलाइजेशन। मान लेते कोई एक कंपनी है ना। अब ये कंपनी क्या बनाती है, एसी बनाती है। ठीक, ये कंपनी क्या बनाती है, एसी बनाती है। एक एग्जांपल ले ले अपन, एसी बनाती है और वहां की आसपास सारी कंपनियां जो है वो सब एसी बनाती है। तो हम काम बांट सकते हैं, यानी एक कंपनी को हम बोलेंगे भाई तू सिर्फ परचेस पे ध्यान दे, दूसरी कंपनी को बोलेंगे हम सिर्फ भाई तू सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दे, तीसरी कंपनी को बोलेंगे भाई तू सिर्फ सेल्स पे ध्यान दे, और तीनों मिलके
एक एसी बनाएंगे और उसमें तीनों मिलके पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। तो अगर एक एक कंपनी को सिर्फ एक एक काम दिया जाए तो उन लोग क्या अचीव कर लेंगे, स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होगा, ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस कर पाओगे, वो भी कम से कम कॉस्ट में। भाई सोचो ना, अब स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाएगा, किसी कंपनी को सिर्फ एक ही काम करना है, 10 काम नहीं करना है, एक ही काम को बार बार करना है, तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आप जो है उस काम में माहिर हो जाते, और काम में यदि आप माहिर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाओगे, रिसोर्स कम से कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर दोगे। आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप में, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अभी देखो, जब बहुत सारी फर्म्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती है और उस पर्टिकुलर एरिया में सेम गुड्स में उन लोग डील करते हैं, यानी सेम टाइप के गुड्स उन लोग बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, स्किल लेवल कहाँ से रहा है, मार्केटिंग किस टाइप की करें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपस में ना चाहते हुए भी शेयर हो जाती है। तो इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑटोमेटिकली आपको मिल रही है। एक अच्छी इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, और एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। 10 म्यूचुअल एडवांटेज मिलता है सभी फर्मों को। यानी मान लेते हैं कोई एक फर्म है, वो रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में परचेस करके आ गई, तो बाकी फर्म जान जाएंगी ये कहाँ से परचेस कर रही है। कोई स्किल लेबर प्रोवाइड कर पा रहा है तो जान जाएंगे स्किल लेवल कहाँ से आ रहे, मार्केटिंग की टेक्निक्स जान सकते हैं। तो जब आप खुद ये महसूस करेंगे कि जब एक पर्टिकुलर एरिया में किसी सेम गुड्स के साथ डीलिंग चलती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस एरिया में आपको मिल जाती है, लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, और जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप होल्ड करके रखोगे उतने ज़्यादा आप पैसे बचा सकते हो अपने। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे जगह क्या करते हैं लोग कि बहुत सारी फर्म्स है एक ही प्रोडक्ट में काम कर रही है, तो इन लोग हाथ मिला लेते हैं आपस में, और इन लोग सोचते हैं कि चलो साथ में बैठ के अपन क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करेंगे, कोई ना कोई नया डेवलप करेंगे, और वो डेवलप करने के बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट में अप्लाई करेंगे, फिर वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट अपन मार्केट में सेल करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाएगा। तो बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो दो काम करती है, एक तो एक्सपेंडिचर रिड्यूस करती है, दूसरा सेल भी बूस्ट करती है। तो सेल भी बूस्ट होगी, ज़्यादा पैसा भी कमा पाएंगे। तो रिसर्च का जो एडवांटेज है, फ्रूट ऑफ रिसर्च जो है वो सारी फर्म्स इंजॉय कर पाएगी। तो ये है इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, या इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ में करोगे तो सस्ता भी पड़ेगा, और सारी कंपनी मिलके काम करेगी तो फायदा भी एक दूसरे को पहुंचा पाएगी। पर ये तभी हो पाएगा जब साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों कंपनियां बोल दी हमें साथ में काम नहीं करना है, तो फिर ये वाला इकोनॉमिक्स जो है प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो ये पॉइंट है ये नहीं आ पाएगा। भाई रिसर्च साथ में करोगे तो रिसर्च के एक्सपेंडिचर जो है आपस में बांट लोगे, फिर उसके जो फ्रूट होंगे वो भी आपस में शेयर करोगे। तो ये तभी हो पाएगा जब मिलके काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे तो हमें एडवांटेजेस बताने हैं, तो एडवांटेजेस भले एक ही फर्म को क्यों ना हो रहा हो, पूरी इंडस्ट्री को जो भी हो सकते हैं, सारे एडवांटेजेस हमको एक एक करके लिस्ट डाउन करने थे, तो अपन ने कर लिए। तो ये जैसे अपन ने पढ़ा एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, वैसे ही क्या होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होगा। यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, पूरी होल इंडस्ट्री को कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं, उन डिसएडवांटेजेस को क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो एक बार आप जो है ऊपर वाले टॉपिक को एक बार रीड कर लो, और एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहला है इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन और कंसंट्रेशन। जब बहुत सारी फर्म मिलके एक जगह कहीं से एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती है तो अदर फैसिलिटीज जैसे रोडवेज, कम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लेबर, ये सब बहुत आसान से वहां पे मिलने लग जाता है और सस्ते कॉस्ट में मिलने लग जाता है। सेकंड, इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर स्पेशलाइजेशन। 3-4 कंपनी में सोच लिया कि हम लोग सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, एक जन परचेस संभालेगा, एक जन प्रोडक्शन संभालेगा, एक जन सेल्स संभालेगा, और इस तरीके से अपन स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेंगे, कम कॉस्ट में ज्यादा बेटर आउटपुट बना पाएंगे और मार्केट में रूल करेंगे। तीसरा, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जब सेम गुड्स में बहुत सारी फर्म्स जो है डील करती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो बहुत तेजी से वहां पे फैलती है, चाहे सस्ता रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, चाहे स्किल लेवल कहाँ से अरेंज कर पा रहे हो, चाहे मार्केटिंग के टेक्निक्स हो, सब के सब बहुत अच्छे से शेयर हो जाते हैं। और जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखोगे उतना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर सकते हो, उतना ज्यादा एडवांटेजेस आप उठा सकते हो। एंड फाइनली सब फर्म मिलकर अगर सोचे कि हम लोग साथ में रिसर्च करते हैं और फ्रूट ऑफ जो रिसर्च मिलेगा, डेट इज जो उसमें फायदा मिलने वाला है, एडवांस टेक्नोलॉजी निकलने वाली है, वो सब मिलकर एंजॉय करेंगे, तो ये भी अपने को फायदा मिलता है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से जब आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो होल इंडस्ट्रीज को
कुछ ना कुछ घाटा भी होता है। तो इस होल इंडस्ट्री को जो कुछ घाटा होता है या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं उसी को अपन बोलते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। अब इसके भी टाइप है, अब अपन उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन द इनपुट प्राइसेस। अभी इनपुट यानी हर वो चीज़ें जो मदद करती है फाइनल आउटपुट को बनाने के लिए। जब इंडस्ट्री एक्सपांड करती है, किसी फर्म कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री जब एक्सपांड करती है तो डिमांड जो है वो इनपुट का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपांड कर रही है तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहेगा तो ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी तो इनपुट की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और इन इकोनॉमिक्स हमने डिमांड और सप्लाई दोनों ही चैप्टर पढ़ा है। ये बात हमको पता है कि डिमांड जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। ऐसा कह सकते हैं अपन कि जब इंडस्ट्री एक्सपांड करती है तो डिमांड ऑफ इनपुट बढ़ जाता है, और ज़्यादा डिमांड होने के कारण इनपुट के जो प्राइजेस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं, या फिर लोगों की तनख्वाह वेजेस इनके जो है प्राइस बढ़ जाते हैं, मशीन के भाव बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाले अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों के प्राइस जो है वो शूटअप हो जाते हैं, यानी इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट उसकी प्राइस में पड़ता है, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब आपके इनपुट की अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गई यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया है तो ये एडवांटेज नहीं बल्कि ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका राइज हो जाता है, और अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ता है, यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हाई हो जाएगा तो इसका इफेक्ट पड़ता है कि आपका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये था सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड है प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। जब बहुत सारी फर्म किसी एक प्लेस में आ जाती है, किसी पर्टिकुलर रीजन में आ जाती है, तो वो ना चाहते हुए भी प्रेशर क्रिएट कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, यानी कि उस सेम लोकेशन में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, सैनिटेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, और उतना ही तेज़ी से वो इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पे। ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप एक पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉटल नेक होता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, बॉटल नेक हो जाता है और डिले हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर देरी होगी तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसके कॉस्ट क्या होंगे, बढ़ने लग जाएंगे। नाउ सर बॉटल नेक मतलब क्या होता है, यहाँ बॉटल नेक का मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि अनड्यू प्रेशर जब बढ़ गया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में तो बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ख़राब हो जाती है या फिर परफॉर्म ठीक तरीके से नहीं कर पाती है, जिसके कारण प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है। यानी मान लेते हैं बहुत ज़्यादा आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो तो कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन उल्टा ठीक से नहीं हो पा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा पावर या इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड अगेन प्रोडक्शन प्रोसेस डिले हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पानी वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी की जो सुविधा है वो उल्टा कम हो जाए, कुछ दिन के लिए पानी आना बंद हो जाए। तो किसी भी टाइप से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक तरीके से अपना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगे। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ख़राबी आ जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब ही हो जाए, ये दोनों चीज़ें मुमकिन है, जिसके कारण आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे कम होगा ही होगा, धीरे होगा ही होगा, और उसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया है तो पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी इंक्रीज़ हो गई है, दैट इज़ आपका प्रॉफिट क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगेन ये क्या रहेगा, डिसएडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, इकोनॉमीज ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी देखो आपको पता है नेचुरल रिसोर्स यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जिनको रिन्यू होने में सालों लग जाते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपके जो रिन्यू होने की स्पीड है, रिन्यू रिसोर्स के रिन्यू होने की जो स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए
एक्सट्रैक्शन की स्पीड से। एक्सट्रैक्शन की स्पीड यानी कि जितना तेज़ी से आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर रहे हो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए और रिन्यू की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपका एक्सट्रैक्शन करना कभी रुकने नहीं और आप हमेशा ही इस्तेमाल करते रहेंगे रिसोर्सेज को। बट हो क्या रहा है, जब अनड्यू प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो आप एक्सट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, एक्सट्रैक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, रिन्यूअल की स्पीड कम हो जाती है और नेचुरल रिसोर्स क्या होने लग जाते हैं, एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। यानी तेज़ी से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, उतनी तेज़ी से वो रिन्यू नहीं हो पा रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी ना, फ्यूचर में फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे ना आप, ख़त्म हो जाएगी। सो ये है एक पॉइंट, इकोनॉमिक्स ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा ये है, मान लेते किसी पर्टिकुलर एरिया में आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप एक लिमिटेड टाइम तक ही एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल रिसोर्स है नहीं तो भी आप निकालते ही रहो। यानी कि यदि आप डबल ट्रिपल कर दोगे अपना एक्सट्रैक्शन की स्पीड और सोचो कि डबल ट्रिपल आपको आउटपुट भी मिले तो वो पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं कि आप एग्जाम्पल से समझो कि आप फिशिंग करते हो, मछलियाँ पकड़ के आते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने डबल जाल बिछा दिए या ट्रिपल जाल बिछा दिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डबल फिश आप कैच कर पाओगे। उसी प्रकार आप डबल की साइज़ का प्लांट ले लियो, डबल की साइज़ की माइनिंग कर रहे हो और सोच रहे हो डबल साइज़ का आप आउटपुट डेट इज़ ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट जो है वो निकाल पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज नो, ये पॉसिबल नहीं है। डबलिंग द फिशिंग फ्लीट मे नॉट लीड टू डबलिंग ऑफ द कैच ऑफ द फिश। बहुत अच्छा ये सेंटेंस लिखा हुआ है। मछली पकड़ने के जाले को यदि आप डबल कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल स्पीड से मछली पकड़ पाओगे। उसी प्रकार यदि आप माइनिंग के प्लांट को डबल कर दोगे और सोचोगे कि ऑयल एक्सट्रैक्शन डबल स्पीड से होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। डबल स्पीड से आप आउटपुट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उस जगह की क्या है, लिमिटेशंस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिस इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ऊपर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था कि आप जो है एसी बनाते हो तो उसका परचेज का काम किसी पर्टिकुलर कंपनी को दे दो, प्रोडक्शन का काम किसी कंपनी को दे दो, सेल्स का काम किसी कंपनी को दे दो। ये अपन ने पढ़ा था ताकि स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो सके। होता क्या है, कई बार मान लेते कोई एक कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है और प्रोडक्शन का जो फेज़ है वो रुक गया है क्योंकि प्रोडक्शन जो करती थी कंपनी उसी में कुछ खराबी आ गई है। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण परचेस वाली कंपनी भी सफ़र करेगी, प्रोडक्शन वाली तो ऑलरेडी सफ़र कर ही रही है। सेल जब आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो सेल क्या कर पाओगे, तो सेल वाली कंपनी भी सफ़र करेगी। हैंस अपन कह सकते हैं कि ओवरऑल सारी इंडस्ट्री को क्या होगा, नुकसान होगा। तो जब अपन प्रोडक्शन को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं यानी आपस में बांट देते हैं, प्रोसेस और सब प्रोसेस में उसको ठीक तरीके से बांट लेते हैं, तो एक लिमिट के बाद हो सकता है वो डिसएडवांटेज प्रोवाइड करने लग जाए। क्योंकि यदि किसी भी एक कंपनी में प्रॉब्लम आती है उसके कारण सारी की सारी कंपनी का काम रुक जाता है और फिर पूरी इंडस्ट्री के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा, जितनी ज़्यादा कंपनी रहेंगी उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, यानी एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। ना इधर भी प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर इधर इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री रहेंगी उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट होगा और कई बार कंपनियां आपस में ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करती है, कम्युनिकेट नहीं करती है, कोऑपरेट नहीं करती है। हर कोई अपनी जो कंपनी है उसको बढ़ाने में लगा रहता है, तो ओवरऑल वो पूरी इंडस्ट्री के बारे में सोच नहीं पाते हैं। अगेन कोऑर्डिनेशन ना होना ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम ही है। बहुत बार फ़ायदे की जगह हमें नुकसान मिल जाता है। जब क्या होता होगा, ज़रूरत से ज़्यादा स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो वैसे ऐसा अब देखा गया है बहुत बार कि शुरुआत में स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से हमें इकोनॉमीज मिलती है, चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, और बाद में एक लिमिट के बाद स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से हमें एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, यानी कि इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स या फिर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स मिलता है।
अब ये चीज़ अपन डिस्कस कर सकते हैं। जब आपको एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स मिलता है यानी कि फ़ायदा मिलता है तो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, गिरता है, नीचे की ओर जाता है। और जब आपको मिलता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स यानी कि घाटा मिलता है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ते जाएगा। शुरुआत में क्या था, जैसे आउटपुट बढ़ा रहे थे कॉस्ट कम हो रहा था, बाद में क्या हुआ, जैसे आउटपुट बढ़ा रहे तो कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। एक्स एक्सिस में कॉस्ट लेना, वाई एक्सिस में एवरेज कॉस्ट लेना। एक्स एक्सिस में आउटपुट एंड वाई एक्सिस में एवरेज कॉस्ट लेना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज LAC जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज LAC जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है। और इसी कारण से LAC का शेप हमेशा क्या रहता है, U शेप का रहता है, क्योंकि पहले कम होता है बाद में इंक्रीज होता है। इकोनॉमिक्स के कारण जो है वो कम होगा और डिसइकोनॉमिक्स के कारण जो है वो इंक्रीज होगा। अब चाहे वो इंटरनल इकोनॉमिक्स या डिसइकोनॉमिक्स हो या एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स या डिसइकोनॉमिक्स हो, दोनों में ही आपको सेम तरीके का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। रिजल्ट में दोनों में अंतर नहीं है। सो इसी के साथ हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स दोनों समाप्त होता है। पॉइंट छोटे छोटे थे, याद रखने लायक पॉइंट थे, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे थे और इम्पॉर्टेंट भी थे। तो एक एक बार आप इसको आराम से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप समझ लो कि आपका नया चैप्टर ही शुरू होने वाला है, डेट इज़ रिवेन्यू। हालांकि इसी चैप्टर में दिया हुआ है ये, लेकिन रिवेन्यू को अपन एक सेपरेट चैप्टर कंसिडर कर सकते हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट भी अलग है, एक सेपरेट यूनिट है, आप ये मान लो। और नेक्स्ट वीडियो में अपन रिवेन्यू को बड़े आराम से पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। सो इसी के साथ अपन ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और उसका जो इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में, वो दोनों ही हुआ समाप्त। सो ये वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।